हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग देख रहे थे हाइड्रोकार्बन। तो उसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक और उसके बाद रिडक्शन से किया था। तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक रिडक्शंस और उसी चीज को रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे। देखो, चलो अब आते हैं यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो हमने बोला था ग्रिग्नार्ड रीजन के अगर कंपेरिजन में यहाँ पे हमारे पास दो चीज है। अब यहाँ से देखोगे ग्रिग्नार्ड रीजन, अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म याद हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बताए थे। ये न्यूक्लियोफाइल, ये माइनस यहाँ पे, ये यहाँ पे भी रिएक्शंस कर सकता है और बॉन्ड तोड़ सकता है, और यहां से भी रिएक्शंस कर सकता है और तोड़ सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर रिएक्शंस में हमारे पास एसिड बेस रिएक्शंस अगर पॉसिबल है तो रिएक्शंस पहले एसिड बेस रिएक्शंस परफॉर्म करेगा। एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव और ये एसिड नहीं है, तो यहाँ से सीधा सिंपली ये जो रिएक्शंस होगा ना, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH4 बन जाएगा, और ये नेगेटिव है मैग्नीशियम, इससे कनेक्टेड हो जाएगा। दूसरा देखना, H2 निकेल, ये क्या करता था? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता था। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस करने की इसकी औकात नहीं है, तो ये सिंपली एसओ जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां से देखना, ये CH2 हो जाएगा। यहां से देखो एल्डिहाइड को भी ताकत रखता है रिड्यूस करने का, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो आपको यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन लगाना है, तो अल्कोहल बनेगा। दूसरा इधर एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एज इट इज लिख देंगे। दूसरा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता था। सेम ही काम करेगा अल्कीन कीटोन और एल्डिहाइड को भी रिएक्शन सेम ही करता है, तो इन दोनों में जो रिएक्शंस होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट देखो, P4 और HI, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनको रिड्यूस कर रहा था। देखो कीटोन को रिड्यूस कर देगा, तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या दिखेगा? ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा CH2 CH3 में। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा, एक कार्बन, तो CH3 आ जाएगा। जिंक अमलगम क्या करता था? एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल को रिड्यूस करता था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2 CH3, सॉरी हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा। दूसरा देखो NH2 ये बेस के प्रेजेंस में हमारे पास क्या करेगा? ये सिंपली हमारे पास जैसे जिंक अमलगम करता था सेम काम करेगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा। नेक्स्ट देखो BH3 और HI, ये एल्कीन के साथ रिएक्शंस करता था और दोनों जगह पे क्या करेगा? हाइड्रोजन, तो सिर्फ ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2, हमारे पास CH2, ये C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3, और नीचे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ठीक, चलो अब हमारे पास एक रिएक्शन देखेंगे। अभी तक था क्या कि जो करस्पॉन्डिंग है वही करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स का हमारे पास अल्कीन बन रहा था। इसी तरह एक और दो रिडक्शन रिएक्शंस हमारे से बच गया है, तो वो रिडक्शंस पहले खत्म करेंगे। तो रिडक्शंस में कितने कंप्लीट हो चुका था? 6। अब हमारे पास 7 रिडक्शंस करेंगे। 7 रिडक्शंस में ही आगे बढ़ रहे हैं, तो 7 हमारे पास होगा reductions of अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी हम लोग अल्केन बना सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा? R और X होगा। अब जो X जो होता है ये हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा X लिविंग ग्रुप होता है, तो X जाने के लिए तैयार होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जैसा ट्रीट करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखो अल्केन बनाने के लिए RH होना चाहिए, तो H यहां पे देखो ये X माइनस के फॉर्म में जाएगा, तो हमें H भी किस में चाहिए? माइनस के फॉर्म में। तो H जो स्पीसीज देगा, H माइनस जो स्पीसीज देगा वो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। तो यहां से देखना, हमने बात कर लिया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये H माइनस देगा,
X माइनस जाएगा। दूसरा, या तो हम लोग इसी जैसा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, इन दोनों से में कोई भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास होता है PH3SH, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ये भी हमारे पास सेम ही रिएक्शंस को करेगा। अच्छा, SN आ जाएगा, SH नहीं, SN होगा टीन। अब हमारे पास दूसरा, जिंक के साथ कोई एसिड ले लो, एसिड, एसिड के जगह पे HCl लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ये भी रिड्यूस कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो यूज किए थे P4+HI, इनमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ये सारे H माइनस देंगे और X को रिमूव कर देगा, और यहां पे हमारे पास RH, ये अल्केन फॉर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास ये अल्काइल हाइड से हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई ऐसा नहीं काम करना, नॉर्मल सा रिएक्शन है, नॉर्मल से प्रोडक्ट बनाना है आपको। नेक्स्ट अब बात करेंगे हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास दो टाइप का होगा, एक तो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, मगर उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे जब उर्ज रिएक्शंस के टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उस टाइप में है। क्योंकि वहां पे डिफरेंस क्या है कि अभी तक जो हमने जो रिएक्शंस को क्लासिफाई किया है, एक जो तरीका क्लासिफाई किया है कि हमारे पास जो अल्केन है, जैसे अगर 3 कार्बन का है तो जो भी रिएक्टेंट है 3 कार्बन है तो 3 ही कार्बन का हमारे पास अल्केन बने, 4 है तो 4 ही का। जब हमारे पास कार्बन नंबर्स को बढ़ाना हो तब हमारे पास यूज करेंगे, तो जो डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो उसमें कार्बन नंबर्स को घटाएंगे। तो अब यहां से देखो हमारे पास जो एक रिएक्शंस करेंगे वो उस रिएक्शंस में क्या होगा, सोडा लाइम यूज करते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रिडक्शंस नहीं है, तो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन था फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दूसरा हम रिडक्शंस में 7 रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है तीसरे टाइप का रिएक्शंस हमारे पास, या इसको थर्ड ऐसा लिख देते हैं बेहतर होगा। ये थर्ड टाइप का रिएक्शन जो है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडियम और हमारे पास सोडा लाइम, ये यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल सकते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम को हम लोग यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो यहां से छोटा सा सीधा समझना कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको हटा देंगे और उसके जगह पे नॉर्मल कार्बन बढ़ा देंगे। जैसे देखना, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हमने इसको हीट कर दिया, हीट कर देंगे तो सीधा सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देना है, इतना ही छोटा सा काम करना है। ये हाइड्रोजन उठाकर यहां शिफ्ट कर देना है, इसके अलावा आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट कर दोगे तो क्या हमारे पास CH3 और CH3 बनेगा, बस इतना ही करना है। और अगर दूसरा जो बाय प्रोडक्ट बात करोगे तो यहां से CO2 निकल जाएगा, खत्म, इतना ही करना है। अगर और सोचोगे तो ये बाकी जाके फिर सोडियम हमारे पास कार्बोनेट बनाता है, मगर बाय प्रोडक्ट का हमारे पास लेना देना है नहीं। तो बस ये याद रखना कि अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया करने के लिए बोला है, तब हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, बाकी वही रखना है। तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो एज इट इज रहेगा। जैसे अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे हमारे पास और भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, जैसे देखो CH3 COOH, हमारे पास CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो यहां से अगर हमारे पास हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, देखना CH3, कुछ नहीं करना है आपको, CH3 अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, वरना हमारे पास कार्बोक्सिलिक था उसके जगह पे हाइड्रोजन, नीचे CH3 है, एज इट इज CH3 रख देना है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे भी CH2 CH होगा,
हमारे पास CH आ जाएगा, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड था हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड था हाइड्रोजन, ये हमारे पास बन जाएगा। बाकी CO2 1 2 3 मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर आप यहां से मॉलिक्यूल्स है, ये बेंजीन, इसको ऐसे कर देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, अगर इसको हीट करेंगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, टॉल्यूइन। क्लियर? अब देखना इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना, ये रिएक्शंस कैसे पॉसिबल होता है। अच्छा यहां से देखो, रिएक्शन जो है वो कैसा है, ये मीडियम बेसिक है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शंस, एसिड बेस का रिएक्शन होगा। तो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे मैकेनिज्म यहां से हमें पहले रिएक्शन से एक ले लेते हैं जनरल, RC डबल बॉन्ड O, या एक और कार्बन रख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसको अगर हम लोग हीट कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा था, RCH3 फॉर्म हो रहा था। कैसे होगा वो देखना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यहां से RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन सबसे पहले होगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड बेस रिएक्शन है, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो वाटर हमारे पास बनेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स बना, इसके बाद इसको हम हीट करेंगे। अगर जब हीट करते हैं तो यहाँ पे होता है, हीटिंग के बाद होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब C डबल बॉन्ड OH का रिमूवल को ही डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनता है RCH2। देखो यहां से होगा क्या, ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहां पे दे देगा, डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव है, और तो यहाँ सोडियम प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या था हमारे पास, CO2 निकल जाएगा। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स बना R माइनस है, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंसीडर कर सकते हैं। किसमें डीप है, पानी में, पानी ले एसिडिक काम करेगा, और ये बेस जैसा, याद करो ऑर्गेनोमेटेलिक वाले कंपाउंड्स, ये अगर नेगेटिव है तो जो एसिड से एक्ट करेगा वो H प्लस देगा। तो यहां से हमारे पास क्या करेगा, वाटर से ये H प्लस एक कंसिडर, वाटर से H प्लस ले लेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा, तो ये H यहाँ पे यूज करेगा, तो हमारे पास जो बन गया RCH2 या RCH3। दूसरा देखना, यहाँ पे सोडियम है, ये जो सोडियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना, जैसे H लेने के बाद यहाँ पे OH माइनस बना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्दर रिएक्शंस करेगा, या तो फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो CO2 बना ये बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर यहाँ सॉरी इस नहीं सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इससे हमारे पास बनाएगा Na2CO3। और देखो यहाँ से, और इस केस में हमारे पास साथ में वाटर रिलीज कर सकते हो, तो यहाँ पे जो 2 सोडियम यूज होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा और दूसरा वाटर फॉर्म होगा। इसका लिखने का कोई मतलब है नहीं। क्लियर? अब यहां से देखो, इसमें जो रिएक्टिविटी होगी
उसकी रिएक्टिविटी जो होती है जनरली हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट पे हमारे पास इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इस केस में इंटरमीडिएट कौन सा है, जनरली हमारे पास इंटरमीडिएट जो होता है, जो रिएक्शंस होता है, जैसे SN1 की बात करें या इवन हमारे पास SN1 की बात करें, तो SN1 में हमारे पास जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन था उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी, तो उस वजह से 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इस केस में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या है, कार्बेनायन। कार्बेनायन हमारे पास इंटरमीडिएट है। अब कार्बेनायन की जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शंस होगा या उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड बस बेसिक मीडियम में रखने के लिए यूज होता है और उसका उतना ज्यादा स्पेशल कुछ यूज है नहीं। क्या बोले थे, हमारे पास रिएक्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन द stability of कार्बेनायन। तो जितना ज्यादा हमारे पास कार्बेनायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। अच्छा, यहां से कुछ एक दो स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, आपको बताना है कि रिएक्शंस किसका ज्यादा होगा, डी कार्बोक्सिलेशन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। एक ये मॉलिक्यूल्स है, दूसरा ये मॉलिक्यूल्स है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। दोनों में बताओ डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सेकेंड वाले की ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी करोगे तो यहां पे अगर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है सेकंड स्ट्रक्चर्स में, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस है, और यहाँ पे जो है ना वो रेजोनेंस नहीं है, ये sp2 ही कार्बन है। ये लोन पेयर जो होगा यहाँ पे जो नेगेटिव आया वो डीलोकलाइज नहीं होता, और ये इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है। और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर है वो हमारे पास डीलोकलाइज है। लोकलाइज डीलोकलाइज करने का मतलब, लोकलाइज मतलब एक जगह, डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह। रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, कंप्लीट शिपमेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऊर्ज रिएक्शंस और सिमिलर रिएक्शंस टू ऊर्ज। ये ऊर्ज जैसा जो हमारे पास रिएक्शंस होगा और ऊर्ज रिएक्शन और ऊर्ज के सिमिलर रिएक्शंस। तो अब हम लोग अल्केन को जो बनाएंगे वो हमारे पास ऊर्ज रिएक्शंस या सिमिलर टू ऊर्ज रिएक्शंस, जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था बस वही सेम सब कुछ आएगा। उसमें भी उसी रिएक्शन से हमने अल्कीन बनाया था। तो हम लोग नेक्स्ट देखने, कितना नंबर हो गया हमारे पास, थर्ड था ना, तो 4 हमारे पास ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शंस क्या होता है, जब हमारे पास हेलो अल्केन और हेलो अल्केन के साथ रिएक्शंस, हेलो अल्केन का रिएक्शंस हमारे पास सोडियम इन ड्राई मीडियम में है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हाइयर अल्केन। अल्केन नहीं, हाइयर अल्केन बोलेंगे, क्योंकि अब यहां से देखो, अच्छा यहां से हमारे पास जब डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे थे तो एक कार्बन कम हो रहा था, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लोअर अल्किन बनाना हो तब डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, और जब हायर अल्केन कर बनाना हो तो हमारे पास ऊर्ज या सिमिलर रिएक्शंस टू ऊर्ज करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन
हेलो alkane is treated with sodium in dry ether medium then higher alkane will form। यहां से सिंपली याद करो कि RX होता था, आप यहां पे सोडियम लिखते थे X और R, तो यहां से हमारे पास, अच्छा यहां पे 2 यूज करते थे, ये 2 यूज होता था और यहां से हम लोग निकाल देते थे, और R ये जो रिएक्शंस होगा वो किस में होगा, ड्राई ईथर, तो यहां से हमारे पास R और R होगा और ये 2NaX फॉर्म होता था। तो इसी में अगर हम करेंगे कि CH3Cl का रिएक्शंस अगर हम लोग सोडियम इन ईथर मीडियम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 और CH3 हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास C2H5CH3CH2 हमारे पास Cl, इसका रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम इन ईथर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5CH3CH2 हमारे पास CH3CH3C2H5। तो गौर से अगर तुम्हें दिखेगा तो अगर हम यहाँ से रिएक्टेंट जो है ये, अगर हम यहाँ से रिएक्टेंट था, अब यहाँ पे रिएक्टेंट को रिफ्लेक्ट कर दिए हैं हैलोजन को हटा करके, तो बस हमें मिरर इमेज बनाना है और हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन जो बनाते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, सिमेट्रिकल और इवन नंबर। क्योंकि देखो जैसे अगर एक इन में 1 था तो इधर कितना बना 2, अगर हमारे पास इधर 4 होगा तो फिर क्या बनेगा 8, 4 4 8 हो जाएगा ना। अगर हमारे पास तो कोई भी नंबर लो उसका डबल हो जाएगा, और किसी का भी डबल करो, कोई भी नंबर का डबल करोगे अगर इंटीजर है वो तो हमेशा कैसा देगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर, और यहां से 2 चीज कि इवन नंबर भी होगा और हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन फॉर्म होता है। तो फ्रॉम वुड्स रिएक्शन we can prepare symmetrical alkane with even number of carbon atom। क्लियर इतनी बात है कि इवन क्यों बोल रहे थे, डबल हो रहा है, सिमेट्रिकल का नहीं होता, कुछ नहीं, यही तो मिरर इमेज का जस्ट का रिफ्लेक्शंस होता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता, सेम ही चीज तो करते हैं। अब इसमें हमारे पास ये नहीं बताने वाले कि याद करो कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास क्लोरीन जो होगा, अगर हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो वो, अगर या हेलोजन जो होगा एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा लेगा, अगर टर्मिनल पे होगा तो वो साइक्लिक बना लेगा। क्योंकि वो सारी बातें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कर लिए हैं, तो फिर फालतू का हम एक उसी चीज को लंबा ना खींचे तो बेहतर होगा। तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और आपको ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म के सीक्वेंस में आप चले जाना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अल्केन वाले की बात करेंगे, कुछ नहीं। अब देखो वुड्स रिएक्शन जैसा ही था हमारे पास फिटिंग रिएक्शंस, बस क्या था कि यहाँ पे एलिफेटिक या हमारे पास अल्काइल हैलाइड करते थे तो वहां पे अराइल हैलाइड एरोमेटिक वाला लेते थे, बेंजीनिंग वाला, बस यही अंतर है। कितना रिएक्शंस हो जाएगा, नंबर 4 था हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा 5th, फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस क्या है, सेम ही रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स रिएक्शंस, बट अल्काइल हैलाइड की जगह पे क्या लेंगे, अराइल हैलाइड।
when aryl halide is treated with sodium, then similar to Wurtz reactions product will form. तो इसमें हमारे पास कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम pH ले लें, ये हमारे पास X होगा, इसको अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ईथर मीडियम ड्राई हमारे पास ईथर में ये हो जाएगा pH और pH आ जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ NaX। इसी तरह हमारे पास सेम ही था, इसको आगे दूसरे को बोलते हैं वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। अब मिक्स हो गया, जब ओपन चेन रहेगा तो वुर्ज रिएक्शंस, जब साइकिल लेंगे तो फिटिंग, और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। छठा हमारे पास हो जाएगा वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, pH हमारे पास X सोडियम, उसके बाद हमारे पास X R ले लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये भी रिएक्शन जो होगा वो ड्राई ईथर मीडियम में ही होगा। अब यहाँ से हमारे पास pH R फॉर्म हो सकता है। इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होने लगते हैं। क्यों? ये हमारे पास जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल फॉलो करेगा। तो फ्री रेडिकल किससे कंबाइन करेगा, उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये R और R खुद से ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बना देगा, फेनाइल और फेनाइल भी दे देगा, हमारे पास R और R भी दे देगा। मगर जब आपसे सिंगल प्रोडक्ट की बात करें तो फेनाइल और हमारे पास जो एरोमेटिक और एलिफेटिक को मिक्स जो मर्ज करोगे वही बनाना, अगर सिंगल प्रोडक्ट की बात करें, वरना हमारे पास तीनों बनता है। और इसीलिए बोलते हैं वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो वुर्ज वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, फिटिंग का भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसका मिक्सर का भी बन रहा है। तो इसीलिए बोल देते हैं इसको वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। तो इसमें हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक वाला दोनों लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अराइल हलाइड, और ये हमारे पास है अल्काइल हलाइड। तो 2 अलग अलग रिएक्शंस हैं, मतलब सेम ही टाइप का रिएक्शन है, बस नाम अलग अलग किया हुआ है। क्लियर? इतनी बातें मैकेनिज्म हम लोग कर चुके हैं तो इसको फिर से नहीं देखेंगे। और इसी तरह हमारे पास रिएक्शन था जैसे उल्मन्स रिएक्शंस, जिसमें कॉपर लेते थे। तो अगर हमारे नेक्स्ट है, कितना नंबर हमारे पास हो गया है, 6। अब हमारे पास आ जाएगा 7 उल्मन रिएक्शंस। सेम ही रिएक्शंस होता है, बस वहां पे सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉपर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास RX है और इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं कॉपर, इसमें स्लाइटली हीटिंग भी होता है। ये रिएक्शंस भी जो होगा वो हमारे पास ड्राई ईथर मीडियम में होगा और R ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास 7वां हो गया। तो 8 नंबर हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शंस। फ्रैंकलिन रिएक्शंस में भी ये सारे रिएक्शंस कैसे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस केस में भी हम हमारे फ्रैंकलिन में क्या हैं, मेटल के जगह पे मेटल जो होगा वो जो उसके जगह पे जिंक यूज करेंगे। तो हमारे पास RX होगा, इसमें भी हमारे पास जिंक यूज करेंगे। सेम ही रहेगा हमारे पास ड्राई ईथर मीडियम और हमारे पास R और R बनेगा। अगर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिखना चाहोगे तो ZnX2 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास CuX2 बन जाएगा। क्लियर? हमारे पास फ्रैंकलिन हो गया। नेक्स्ट है कोरे-हॉस सिंथेसिस। लास्ट हमारे पास 8 हो गया, 9 अब हमारे पास।
इसी जैसा सेम ही है, कोरे हॉस सिंथेसिस, कोरे हॉस सिंथेसिस। इसमें हमारे पास निकेल और सॉरी लिथियम और कॉपर दोनों साथ में लेते थे। लिथियम कॉपर हमारे पास लिथियम कॉपर क्या था, अल्काइल लिथियम कॉपर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेते थे, और जो रिएजेंट होता था उसको बोलते थे गिलमेंस रिएजेंट। हमारे पास इस केस में जो यूज होगा वो हमारे पास R2CuLi होगा। इसको क्या हमने बोला था, इसको ग्लिमेंस रिएजेंट। इसमें हमारे पास सेम ही रिएक्शंस होता है, बस यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि एक तो हमारे पास रिएजेंट ही यूज करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो अल्काइल हलाइड का रिएक्शंस करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास है R है, इसका रिएक्शंस करवाएंगे R2CuLi के साथ। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप, ये मर्ज हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। इस केस में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे R और डाइस आ जाएगा, तो यहां से सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन हम लोग दोनों बना सकते हैं इस मेथड से। जैसे यहां से एक रिएक्शन समझना, जैसे अगर हम सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने ले लिया CH3, हमारे पास CH2, यहाँ पे Cl ले लिया, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3, हमारे पास एक तो इरेज हो जाता है, CH3 हमारे पास CH2, हमारे पास Cl है, दूसरा हमारे पास CuLi। अच्छा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये CuLi होता है। अब यहां से देखो, ये 2 कार्बन का, यहाँ पे भी 2 कार्बन का, तो ये C2H5 और C2H5 कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखना, ये सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। अगर हमारे पास एक कर दो CH3 हमारे पास और Cl, और दूसरा रख देना हमारे पास C2H5, यहाँ पे 2CuLi, तो इस केस में क्या होगा, एक तो C2H5 होगा और दूसरा क्या आ जाएगा CH3। तो ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल। तो हमारे पास कोरे हॉस सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट अब आ जाएगा हमारे पास एक कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी सेम ही था। इसमें हमने 2 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 प्रपोज किया था, आयनिक और हमारे पास फ्री रेडिकल। तो ये चीज हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, सिंपल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो हमारे पास कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, चेंज ही कर देते, स्लाइड ही चेंज कर देते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस 10 नंबर है, 10, ये सबसे लास्ट है हमारे पास। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पे अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O हमारे पास जनरली जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में करते थे, या तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में करेंगे, या तो फिर हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम में डाल दो तो वही रिएक्शन कर देगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, ये जो सॉल्यूशन था तो पहला तो एक्वस लेते थे और इसका क्या करते थे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पहले बताया इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या होता था डीकार्बोक्सिलेशन, और हमारे पास R फ्री रेडिकल जनरेट होता था। ये हमारे पास एनायन होता था, ये एनोड पे जाता था और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था।
एनायन एनोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाता है। तो एनायन एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, अब ये क्या हो जाएगा आर सी। जब एनोड पे जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये हमारे पास एनोड पे जाएगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, जिसके कारण इस पे नेगेटिव था, ये क्या कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बना लेता था आर सी डबल बॉन्ड ओ। ओ पर एक रेडिकल होगा। अब यहां पे क्या होता था, फ्री रेडिकल हमारे पास ब्रेकिंग होता था। फ्री रेडिकल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता था, आर को और 1 कार्बन को। अब यहां से जैसे इसके पास फ्री रेडिकल आता था, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये हमारे पास क्या जनरेट करता था, आर रेडिकल और CO2। अब आर रेडिकल क्या करेगा, खुद आर से कंबाइन कर जाता था। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, आर और CO2 लिख सकते हो। तो इतना ही काम करना है आपको। और सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। सोडियम क्या करता था, कैथोड है तो कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। या फिर हमारे पास बोल देते हैं कि वाटर हमारे पास जाएगा। तो वाटर का रिडक्शन जब होता है तो हमारे पास OH माइनस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो OH माइनस तो सोडियम के साथ कंबाइन कर लेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये जो बाय प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो गौर से देखो तो ये वुर्ज रिएक्शन ही जैसा है, सिमेट्रिकल। अब इसमें भी हमने पढ़ा था अगर एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो वो अल्कीन बनाएगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो वो साइकिल बना लेगा। अगर हमारे पास एक ही फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल जैसे देखो यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। अच्छा इसको इरेज कर दिया, मैकेनिज्म तो पहले भी बता चुके हैं। चलिए अब जैसे यहां से समझना कि जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 COH, अच्छा यहाँ पे सोडियम लगा देते हैं, और इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CO2 निकल जाएगा, बचेगा 2 कार्बन। तो CH3 हमारे पास CH2, ये CH2 और CH3। तो ये अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शंस हो जाएगा। दूसरा समझना कि जब हम बोल रहे थे कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, जैसे ये एडजेसेंट पोजीशन पे है और यहां पे अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहां पहले तो सोडियम चेंज करने दो, यहां पे क्या होगा एडजेसेंट पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मगर जब हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे हो जाए, जैसे यही चीज कर लो, CH2 हमारे पास CH2 ये 4 टाइम्स कर दे रहे हैं, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे ONA C डबल बॉन्ड ONA। इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इसमें हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल्स में है, और हम बता चुके हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर से इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस फास्ट होता है। किसी दूसरे को कुछ बोलोगे तब वो कुछ करे, उससे अच्छा अगर तुम ही कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो विद इन कोई दूसरा फ्री रेडिकल इस पे अटैक करे, उससे बेहतर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो आपस में कंबाइन कर लेगा। तो इधर 4 और 2 कार्बन कितना हो गया 6, मतलब साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन मतलब साइक्लोहेक्सेन। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स में एक होगा तो उसी को रिपीट कर देना। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंड होगा तो अगर वो एडजेसेंट पोजीशन होगा डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, पहले से डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में टर्मिनल पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और वो एडजेसेंट नहीं है तो उस केस में साइक्लिक बनेगा। तो इतनी बातें हमारे पास था अल्केन्स बनाने के लिए। अच्छा अब यहां से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ हैं, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अल्केन का, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला समझ लो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो देखने में कैसा है, या जो उसका हमारे पास जो ऑब्जर्व कैसा होता है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं स्टेट। स्टेट क्या है ना, जैसे देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में कौन सा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच कौन सा इंट्रैक्शन होगा,
वन डेल वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, और वो सबसे वीकेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कोई पोलर है नहीं, तो डाइपोल जनरेट होगा नहीं। अगर डाइपोल जनरेट नहीं होगा तो वो हमारे पास, जिसमें डाइपोल नहीं होता और जिसमें हमारे पास डाइपोल नहीं होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक टाइम पे इंड्यूस डाइपोल और हमारे इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल का इंट्रैक्शन होगा। वही तो है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो वही सी तो ये क्या है, एक वन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो हमारे पास जो स्टेट होता है वो, अब देखो, वो फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोजर रहेगा वो, अगर बहुत ज्यादा अगर हमारे पास क्लोज रहेगा तो सॉलिड, थोड़ा सा फार अवे रहेगा तो लिक्विड, और सबसे अगर हमारे पास उसमें अगर कोई अट्रैक्शन ना हो तो वो गैसियस। और वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद करो, हमारे पास वन डेर वाल जो हमारे पास फोर्स होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता था और सरफेस एरिया। यही दो बात याद रखो। अब देखो, जब हमारे पास लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो मान के जनरली हमारे पास जो चलते हैं वो हमारे पास 1 से 4 तक के जो कार्बन होंगे वो हमारे पास C1 से लेकर हमारे पास C4 के जो कार्बन होंगे वो हमारे पास गैसियस फेज में होते हैं, और इनका कोई कलर नहीं होगा, तो कलरलेस, गैसियस कलरलेस होता है ये। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलवेज कलरलेस। जैसे देखो, तो पेट्रोल डीजल देखते हो तो वो भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। वो थोड़ा सा ब्लू या साइन दिखता है तो वो पूरा प्योर नहीं है, इस वजह से। या तो फिर देखो, घर में जो हमारे पास यूज हो रहा है ना एलपीजी गैस सिलेंडर, वो एक हाइड्रोकार्बन से जनरली बना होता है। वो अल्केन तो आइसोप्रोपेन और ब्यूटेन समथिंग रहता है, तो वो जो रहता है वो कैसा दिखता है, गैस का कोई कलर दिखता है नहीं, तो वही तो है 1 से 4 तक का। दूसरा, अगर हमारे पास C5 से C10 या 12 के आसपास देखें, 12 ले लो, तो C10 और C12 के बीच देखेंगे तो हमारे पास लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, और ये भी जो लिक्विड होगा वो कलरलेस होगा। तो पहला तो ये एक चीज बाद में कर देते हैं इसको, ये हमारे पास कैसा हो गया, लिक्विड फॉर्म में। कैसे, क्यों होगा लिक्विड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, सीधा सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाएंगे। और हमारे पास C12 के बियॉन्ड जितने हमारे पास अल्केन होंगे वो कैसा होगा, सॉलिड। सॉलिड भी जो होता है वो वैक्स लाइक मोमबत्ती जो होता है ना, या ग्रीस टाइप का जो होता है उसको, उसी टाइप का सॉलिड होगा, कोई हार्ड सॉलिड नहीं होता, ग्रीस टाइप का होगा। और दूसरा, हमारे पास अगर स्टेट की बात हो चुका है तो इसी चीज को अब लिखते चलो कि लोअर मेंबर ऑफ अल्केन्स आर इन गैसियस फेज वेयर एज हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड मोर देन 12 कार्बन्स आर फाउंड इन वैक्स लाइक सॉलिड। खत्म। ये चीज हो गया सेंटेंस में अगर लिखना चाहोगे तो। दूसरा हमारे पास बात करेंगे, हमारे पास इसी चीज को कर देते हैं, एक और पॉइंट बना देते हैं, कलर। तो ये कैसा होगा, हमारे पास कलरलेस होगा। अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हमने बताया था सॉल्युबिलिटी जो जनरली बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं, या फिर इसी चीज को छोड़ देते हैं सॉल्युबिलिटी। तो वाटर में होने के लिए हमने बताया था 2 टाइप के इंट्रैक्शन होने चाहिए, या तो आयन डाइपोल होना चाहिए या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन आयन बनाएगा नहीं, अपने आप तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये कुछ नहीं है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर होंगे, बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन जो पोलर सॉल्वेंट में होगा, जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे, पोलर सॉल्वेंट जो होगा, पोलर सॉल्वेंट में कैसा होगा, इनसॉल्युबल। और दूसरा बात हमारे पास, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा बेंजीन, हमारे पास क्लोरोफॉर्म CCl4, हमारे पास टॉल्वीन, और एक और लिख देते पेट्रोलियम लाइक सब्सटेंसेस। पेट्रोलियम क्या है, मतलब वही हाइड्रोकार्बन है, तो वो भी नॉन पोलर होता है, तो पेट्रोलियम वाले में कोई भी ले लो कंपाउंड्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, ये सॉल्बिटी हो गया। अब हमारे पास बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका अब देख लीजिए कि लोअर मेंबर हमारे पास अगर है गैसियस मेंबर में तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ होगा, और हायर मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो वो ऐसी चीज कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। एज द मॉलिक्यूलर मास increases, boiling point increases। और दूसरा बात बोल सकते हो कि ब्रांचिंग वाला बताए थे, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया घटता है, तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो जैसे अगर हमारे पास बात कर रहे हैं कि ये चीज़ CH3 हमारे पास CH2 CH3, फिर हमारे पास CH3 CH2 CH3 दूसरा देखना CH3 हमारे पास CH3 तो हमारे पास क्या हो रहा है, सरफेस एरिया घट रहा है। हमने बताया था कि जैसे एक पेज ले लो और पेज को फोल्ड कर दो, पेज को जैसे फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। तो वही जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास घट जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या होता है, वन डेल वाल वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ये सारी बातें कर चुके हैं आई थिंक, नहीं ये बताए थे क्या, ये वंडेलवाल फोर्स ऑफ, अच्छा नहीं उसमें नहीं बता किए हमारे पास। और दूसरा है हमारे पास लास्ट जो आएगा वो मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास है एक बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ये याद रखना कि हमेशा जो डिपेंड करेगा वो पैकिंग पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा पैकिंग उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। higher the packing efficiency, higher its melting point। तो यहां से हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या इवन नंबर ऑफ अल्कीन जो होता है उसकी पैकिंग अच्छी होती है, एक के ऊपर दूसरा जब रखेंगे तो कम हमारे पास कम एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और जब हम ऑड वाले को रखेंगे तो इसकी पैकिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो हमारे पास इवन, अगर से हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा क्यों होता है, इसका एक ही रीजन है, क्या है वो हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी। जितनी अच्छे से पैक होगा उतना ज्यादा उसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा,
और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, ये चीज़ लिखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास किस बेस पे डिपेंड करेगा, पैकिंग पे। तो ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड कर जाएगा। तो यहां तक हमारे पास था प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो हमारे पास देखेंगे कि इस प्रिपरेशन से हमारे पास जो जेईई मेंस में या नीट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।